हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में अपन ने सेटेलाइट मोशन कवर अप किया था। आज वैसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन देखेंगे। आज अपन कवर अप करेंगे द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। मोशन ऑफ प्लैनेट्स मतलब आप बोल सकते हो ग्रहों की चाल। तो जैसा भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बहुत क्लियर स्काई है, नाइट में आपको स्टार्स वगैरह बहुत क्लियरली विजिबल है। ऐसा ही प्रीवियसली ओल्डन टाइम्स में रहता था। और ये जो स्टार स्टडीड स्काई है जिसमें प्लैनेट्स भी दिखते हैं, ये हमेशा लोगों को बहुत आकर्षित करते थे। तो लोगों में बड़ी जिज्ञासा थी कि इनकी पोजीशंस वगैरह कैसे चेंज होती है। तो एट द एंड ऑफ 16th century देयर वाज अ एस्ट्रोनॉम, यू कैन से अ साइंटिस्ट और यू कैन से एन ऑब्जर्वर हुज नेम इज टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे उसने ऐसे ही छतों पर रोज कुछ प्लैनेट्स की पोजीशंस को मार्क आउट किया और उसका एक डेटा बनाना शुरू किया। उसने बहुत ट्रमेंडस डेटा इस पे कलेक्ट किया जो उससे पहले तक किसी ने कलेक्ट नहीं किया था। इसी ब्राहे के डेटा पे वर्क किया फिर जोहानस कैप्लर्स ने, और कैप्लर ने उसी डेटा को यूज करके एनालाइज करके अपने 3 एम्पेरिकल लॉज दिए जिनसे मोशन ऑफ प्लैनेट्स पूरी तरह से समझा जा सकता है। ये लॉज उसने तब दिए थे जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी डिस्कवर नहीं हुआ था। और उसके लॉज आज जब अपने को और चीजें भी पता है और अपने पास ऑब्जर्वेशन के लिए पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं, तो भी उसकी जितनी बातें थी वो सही पाई गई। इवन यू कैन से जो कैप्लर्स के लॉ थे, दे लेड द फाउंडेशन और द बेसिस फॉर द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन टू बी डिस्कवर्ड। तो आज अपन वही कैप्लर्स के तीनों लॉज को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे प्लैनेट्स का मोशन होता है इसको भी जानने की कोशिश अपन करेंगे। जो अपन पढ़ेंगे वही एज इट इज अपन सैटेलाइट मोशन में भी यूज कर पाएंगे। और जो अपन ने लास्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली ऑर्बिट ली थी, वो इसका आज जो पढ़ेंगे उसका एक स्पेशल केस ही रहेगा। तो आज अपन एक जनरलाइज रिजल्ट कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए, तो जो कैप्लर का जो फर्स्ट लॉ है विच इज नोन एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, द फर्स्ट लॉ गिवन बाय कैप्लर इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। कैप्लर ने उस डेटा को ढंग से एनालाइज करके प्रेडिक्शन दिया कि जो भी प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, दे आर मूविंग इन एन इलिप्टिकल पाथ। उसने ये पता किया कि जो प्लैनेट्स का पाथ है इट इज इलिप्टिकल, प्लस वो इलिप्स ऐसा है कि planets are moving around the sun in an elliptical path, elliptical orbit, जिसमें sun is located at one of the focus। तो इलिप्स आपको याद होगा, इलिप्स आपको पता है कि इलिप्स में आप 2 फोकस होते हैं और इलिप्स लोकस ऐसा होता है कि उन दोनों फोकस पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस का सम लोगे, दैट सम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। अगर आपको बिल्कुल ये आपने जो मैथ्स में पढ़ा था उससे आप लिंक अप कर सकते हो। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। इलेक्ट्रिकल पाथ आपको पता है कि लेट्स से कुछ इस तरह से माने तो ये 2 फोकस आपको ध्यान है। अगर इलिप्स की बात अगर अपन करें, इस तरह की ज्योमेट्री रहती है। तो एक इधर डायमीटर बनता है, एक परपेंडिकुलर डायमीटर इधर बनता है, दोनों की लेंथ सेम नहीं रहेगी। अपन बोलते हैं 2 फोकस यहाँ पे और यहाँ पे रहते हैं। तो लेट्स अज्यूम इस फोकस पे मैंने मान लिया दिस इज लेट्स से द सन, और यहाँ पे अर्थ या कोई भी प्लैनेट अपन माने लेट्स से इस तरीके से प्लैनेट पी, प्लैनेट ये लिख दें पूरा, ये प्लैनेट इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है इस इलिप्टिकल पाथ में, लाइक दिस। सन लोकेटेड है अपन मान के चल रहे हैं। तो अभी ये जो भी अपन आगे एनालिसिस करेंगे यहाँ पे भी अपना अजम्पशन रहेगा कि अभी प्लैनेट का मास अपन सन के कंपैरिजन में बहुत छोटा लेके चलेंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये एक फोकस है, ऐसा ही एक फोकस सिमेट्रिकली यहाँ होता है। तो आप बेसिकली बोलते हो कोई भी पॉइंट अगर ऐसे लें अपन, तो ये जो डिस्टेंस है हमेशा दिस r1 प्लस r2, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन अ कांस्टेंट। दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलिप्स कि कहीं भी ये पॉइंट लूं या ये पॉइंट लूं या ये पॉइंट लूं, दोनों पॉइंट से सम ऑफ डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। इसी तरह से अपने को इलिप्स यहाँ पर मिलता है। तो लेट्स से दिस प्लैनेट गोज इन द इलिप्टिकल पाथ विद सन लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकस। तो इस यात्रा में आप देखो इलिप्टिकल पाथ होने के कारण सन से जो प्लैनेट का डिस्टेंस है, सन से प्लैनेट का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो लगातार चेंज होता रहेगा। तो इस पूरी यात्रा इलिप्टिकल पाथ में आप देखें जैसे जैसे मूव करेगा, जैसे अभी देखो यहाँ से जैसे मूव कर रहा है आपको दिख रहा है ये सन के क्लोजर आ रहा है, सन के थोड़ा और पास आ रहा है और पास आ रहा है। तो अगर इसको प्रॉपर्ली अपन देखें, आप बुक के फिगर को भी रेफर कर सकते हैं। ये जो पॉइंट यहाँ आएगा दिस पॉइंट पी, इसको अपन नाम देते हैं पेरिजी और पेरीहीलियन। अपन इसको पेरिजी भी बोल देते हैं या एग्जैक्टली इसका जो नेम अपन बोलते हैं वी कॉल इट एज द पेरीहीलियन। ये जो पॉइंट है पेरीहीलियन, ये अपन कहते हैं पूरे ऑर्बिट में दिस इज द पॉइंट जहां पे प्लैनेट सन के क्लोजेस्ट आता है। सो दिस इज पेरीहीलियन। और ऐसे ही सबसे फार्देस्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो दैट कुड बी दिस ए एंड वी कॉल इट एपीहीलियन, वी कॉल इट
एपहीलियन, एग्जैक्ट स्पेलिंग मैं एक बार चेक करके, हाँ APHELION, एपीहीलियन और एपोजी। वी कॉल इट पेरिजी और वी कॉल इट एपोजी। एपोजी अपन बोल सकते हैं दैट इज द फारदेस्ट पॉइंट। तो जनरली अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हो गया आरपी, ये डिस्टेंस अपना हो गया आर। तो ये मिनिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस, और इसी को एवरेज आउट करके अपन एक डिस्टेंस यहाँ पे बोलते हैं जिसको आप सेमी मेजर एक्सिस बोलते हो। अगर आपको याद हो इलिप्स की बात, सो वी कॉल दिस RA प्लस RP एज द सेमी मेजर एक्सिस, वी कॉल इट एज 2A। ये वाला जो डायमीटर होता है इसको आप 2B बोलते हो, इस डायमीटर को आप बोलते हो 2A, बिगर डायमीटर को। तो इसका जो एवरेज वैल्यू होगा A, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस और वी कॉल इट सेमी मेजर एक्सिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जैसा भी अपन आगे देखेंगे। सो दिस इज मिनिमम प्लस फारदेस्ट डिस्टेंस का जो एवरेज है उसे अपन A बोलते हैं, एंड वी कॉल दिस A एज सेमी मेजर एक्सिस। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, जब भी अपने को निकालना होगा। तो ये जो बेसिक ज्योमेट्री अपन समझा रहे हैं इसको अच्छे से देखिए। प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में है, सबसे इसके नियरेस्ट है, दैट पॉइंट इज पेरिहीलियन। फारदेस्ट जो है दैट पॉइंट इज एपीहीलियन, और इसका जो एवरेज आ रहा है दैट इज कॉल्ड द सेमी मेजर एक्सिस। तो अगर मैं इफेक्टिवली एग्जैक्ट डेटा की बात करूं, for the case of Earth moving around the Sun, we have this perihelion distance as 1.48 into 10 to the power 11 meters. This is 1.48 into 10 to the power 11 meters approximately, and in the case of Earth, this aphelion distance is 1.52 into 10 to the power 11 meters. और इसीलिए जो A average आता है, this average RA plus RP by 2, आपको दिख रहा है डेटा देख के बड़ी इजीली, this is 1.50 into 10 to the power 11 meters, or you can call it as 1.50 into 10 के power 8 kilometers. तो ये जो आपका डिस्टेंस आ रहा है this is called A, and ये जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है इसी को अपन डिफाइन करते हैं, we define it as एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि प्लैनेट्स वगैरह के जब डिस्टेंसेस अपन बोलते हैं तो उसमें बहुत काम आता है। सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नोट दैट दिस इज नॉट लाइट ईयर। लाइट ईयर भी एक डिस्टेंस था, वो अलग था। वो आपको बताता है लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है ट्रैवलिंग विद इट्स स्पीड इन वैक्यूम, दैट वाज द लाइट ईयर। बट अभी अपन बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, एंड वी डिफाइन दिस वन AU एज 1.50 into 10 to the power 11 meters. This is the astronomical unit. This is how it is defined. तो फर्स्ट लॉ क्लियर है। सिंपली उसने अपने डेटा के बेसिस पे बोला था जो प्लैनेट्स का पाथ है इट इज इलिप्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन इज नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम। पूरी यात्रा में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, पड़ोस का पॉइंट है, आप ऐसे याद सकते हैं, पड़ोस का पॉइंट पेरिहीलियन, और पड़ोस मतलब दूर का जो फारदेस्ट पॉइंट है यू कैन कॉल इट एपोजी और एपीहीलियन। तो ये दो काम की चीजें हैं, इनका जो एवरेज आउट वैल्यू है ये सबसे ज्यादा काम आएगा सेमी मेजर एक्सिस। और अर्थ के केस में मैंने आपको इसी लिंक से दोनों डेटा दे दे हुए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपन कैसे यूज करते हैं ये अपन ने समझा। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट लॉ गिवन बाय केपलर व्हिच वी कॉल एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। Now we come to the second law, which is a very very important law. We call it as the law of areas. Before discussing this law, I should tell you this law of areas, इसको derive अपन कर सकते हैं, and it is based on conservation of angular momentum. तो angular momentum conservation के law पे ये based है। तो आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, ये कुछ नहीं पढ़ा है, बट अभी इसको भी डिस्कस अपन करेंगे। बट याद रखिएगा दिस रिजल्ट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये अभी अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले डेरिवेशन वगैरह बात की चीज है, पहले इस लॉ का सार समझे। देखिए द लॉ ऑफ एरियाज, तो सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट देखें जो अपन ने लिखा है अभी, अ लाइन दैट कनेक्ट्स अ प्लैनेट टू द सन। देखिए प्लैनेट से सन को कनेक्ट करने वाली लाइन यही लाइन होगी, ये सन और प्लैनेट को कनेक्ट करने वाली लाइन होगी। सन से एक प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन अपन ने बनाई। द लाइन दैट कनेक्ट्स अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन द प्लेन ऑफ द प्लैनेट्स ऑर्बिट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। वापस से देखिए, सन से प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन इक्वल एरिया स्वीप आउट करेगी इस प्लैनेट की ऑर्बिटल प्लेन में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, which means dA by dt, the rate dA by dt, that is the rate at which it sweeps out area A is going to remain a constant. और ये जो टर्म है इसको आगे जाके अपन
ये टर्म भी यूज करेंगे, इसकी जगह ये भी बोला जाता है एरियल वेलोसिटी, एरिया कवर करने की रेट। एरिया कवर करने की रेट मतलब डायमेंशन यूनिट वाइज बोले तो इट वुड बी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। So what it says, the aerial velocity of the planet remains constant. Be clear, it says aerial velocity, it doesn't say the velocity of the planet. Velocity is different, aerial velocity is different. अब इसका सार समझने की कोशिश करें, इस पिक्चर को देखिए। ये लॉ ये कहता है कि सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। अब ये लाइन कितना एरिया स्वीप आउट कर रही है किसी टाइम में, वो जो एरिया स्वीप करने की रेट है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। इसका मतलब अगर आपने ऑब्जर्व किया 5 मिनट में लेट से उसने x किलोमीटर स्क्वायर एरिया स्वीप आउट किया है, तो अगले 5 मिनट में भी वो x ही करेगी, उसके अगले 5 मिनट में भी वो x एरिया ही स्वीप आउट करेगी। इक्वल टाइम इंटरवल में जो एरिया स्वीप आउट होगा वो हमेशा सेम होगा। अभी कौन सा एरिया होगा एक बार समझने की कोशिश करें। फर्ज करिए प्लैनेट यहाँ पे अभी लेट्स से आई कॉल इट बी, लेट्स से दिस पॉइंट आई कॉल इट एज बी। मान लिया मैंने इसको थोड़ी सी देर तक देखा, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा ये घूमता हुआ, माना ये ऐसे भ्रमण कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा है इसकी तरफ, मैंने देखा ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ये यहाँ आ गया, बी से लेट से ये कोई पॉइंट एम तक आ गया, तो बी से एम तक यहाँ पे मूव करता हुआ इस ऑर्बिट पे इलिप्टिकल पाथ पे आया है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लेट से इसको टाइम लगा डेल्टा टी, कुछ भी टाइम हो सकता है, लेट से डेल्टा टी, और टू बी स्पेसिफिक लेट्स कॉल इट डेल्टा टी नॉट। तो अब देखिए ये जो लाइन कनेक्टिंग थी ये यहाँ से यहाँ जब ये आई तो इसके बीच में ये ऐसे मूव करती हुई आई होगी, ऐसे धीरे धीरे शिफ्ट हुई। तो अगर इसने एरिया स्वीप बोले सो दिस इज द एरिया विच इट स्वीप्स, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इतना एरिया इसने स्वीप आउट किया है। लेट्स कॉल दिस एरिया एज डेल्टा ई वन, लेट्स कॉल दिस एरिया एज डेल्टा ई। तो आपने बहुत देर के बाद देखा, माना अब ये प्लैनेट यहाँ आ चुका है एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज एन। अब ये कोई एन पॉइंट पे आ गया है। अब मैंने यहाँ पे देखा सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने वाला लाइन ये हुआ, या वेक्टर ये हुआ रेडियस। अब मैंने वापस इतनी ही देर इसको देखा, लेट्स से अगर वो ड्यूरेशन मेरी लेट्स से 10 डेज थी तो अभी मैं 10 डेज तक यहाँ भी देखूंगा। तो लेट्स से सेम टाइम के बाद मैंने देखा, मैंने पाया ये यहाँ आ गया, लेट्स कॉल इट एम एन, लेट्स से इसको कुछ भी नाम दे दें एन डैश, लेट्स कॉल इट एन डैश। तो अब मैं देखूंगा अगेन ड्यूरेशन कितनी ली इसने, सेम डेल्टा टी नॉट। अब इस लाइन ने कितना एरिया स्वीप किया है ये देखिए, अगेन देखिएगा एरिया स्वीप बाय द लाइन कनेक्टिंग द सन एंड द प्लैनेट, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया स्वीप आउट किया। अब ये लॉ कहता है कि अगर ये और ये टाइम सेम है और माना ये एरिया मैंने कैलकुलेट किया, लेट्स कॉल इट डेल्टा ए टू, दिस लॉ सेज अगर दोनों में ऑब्जर्वेशन टाइम सेम था तो दोनों एरियाज भी सेम होंगे। दैट मीन्स इफ दीज टू टाइम इंटरवल्स आर सेम, दीज टू एरियाज मस्ट ऑल्सो भी सेम। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता प्लैनेट किस लोकेशन पे है, बट एरिया कवर करने की रेट हमेशा सेम रहेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ एक बार और देखिए। अभी मैं देखूं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्टिंग लाइन थी इस लाइन की लेंथ ज्यादा थी, इस लाइन की लेंथ ज्यादा थी, यहाँ इस लाइन की लेंथ कम है। तो ऑब्वियसली दोनों ने सेम ड्यूरेशन में सेम एरिया स्वीप आउट किया है। इसका मतलब जब ये लाइन की लेंथ ज्यादा थी या लाइन सेगमेंट किया, जो भी आप बोलोगे, इसकी जो लेंथ जब ज्यादा थी तब भी एरिया उतना ही कवर किया, उतने टाइम में छोटी लेंथ पे भी उतना ही कवर किया। इसका मतलब यहाँ पे एक तरह से इसकी मूविंग रेट स्लोअर थी और यहाँ पे इसकी मूविंग रेट फास्टर थी। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहां से क्लियर कट आपको सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या आना चाहिए, लॉजिकली आपको समझ में आएगा यहां से, क्लोजर द प्लैनेट गोज टू सन, प्लैनेट सन के जितना पास आएगा फास्टर इट मूव्स। फास्टर इट मूव्स का मतलब उसकी जो लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी होगी वो बढ़ती जाएगी। जितना ये सन के क्लोजर आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी and further it goes, slower it becomes। इसका मतलब ये है जितना ये सूरज से दूर होगा उसकी स्पीड उतनी कम होगी, जितना ये सूरज के पास होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज, अपन यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं और यहाँ अपन एरियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो बात एक ही है, जितना दूर होगा वहां स्पीड कम है, बट ये इफेक्टिवली लाइन की लेंथ ज्यादा है तो एरिया तब भी सेम कवर हो रहा है। यहाँ जब पास में है तो लाइन की लेंथ कम है बट स्पीड ज्यादा है, तो ओवरऑल जो एरिया कवर हो रहा है इट इज स्टिल द सेम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे देखने के बाद आपके दिमाग में एक चीज क्लियर कट आएगी, जितना पास आता जा रहा है उतना तेज दौड़ता जा रहा है, उतनी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो क्लियर कट आपको पता है पूरी ऑर्बिट में क्लोजेस्ट कहाँ है। फर्स्ट लॉ में देखा था द क्लोजेस्ट इट गेट्स इट इज एट द पेरीहीलियन। इसका मतलब इस पेरीहीलियन पे जो वेलोसिटी होगी
अपने को पता है इस पॉइंट पे डेफिनेटली वेलोसिटी इस तरह से ही होगी, हमेशा वो रेडियस वेक्टर से जो कर्व के टेंजेंशियल यहाँ पर ये वेलोसिटी आनी चाहिए। यहाँ पे जो वेलोसिटी वीपी होगी, ये वेलोसिटी आप बोलोगे पेरीहिलियन पे जो स्पीड होगी वो इसकी सबसे ज़्यादा होगी। और फार्देस्ट पॉइंट आपको पता है ये तो क्लोजेस्ट पॉइंट था जिसका डिस्टेंस आरपी था, ये फार्देस्ट पॉइंट है जिसको अपन ने बोला था आर ए, ये फार्देस्ट पॉइंट है तो डेफिनेटली यहाँ जो स्पीड होगी ये वी ए इज गोइंग टू बी मिनिमम। इसका मतलब पूरी ट्रेजेक्ट्री में आपसे पूछा जाए पूरे पाथ पे प्लैनेट की स्पीड फास्टेस्ट कहाँ पे होगी, दैट इज एट द पेरीहिलियन, प्लैनेट की स्पीड स्लोएस्ट कहाँ पे होगी, दैट इज एट द एपीहिलियन। तो इस लॉ का एक सार यही हुआ, जितना करीब है स्टार के, जितना करीब है सन के, प्लैनेट वुड बी गोइंग दैट फास्टर, जितना दूर होगा प्लैनेट वुड बी गोइंग दैट स्लोअर। ओवरऑल कॉन्सिक्वेंस इज दैट द लाइन कनेक्टिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट equal areas in equal intervals of time. So this is a very very important law which we know as the law of areas. Next अपन इसकी डेरिवेशन देखेंगे प्लस इसी को थोड़ा और बेटर वे में समझने की कोशिश करेंगे। Now इसी कंसेप्ट को और थोड़ा आपको फीलिंग लाने के लिए वी टेक अ वेरी वेरी जनरल क्वेश्चन, आपको बहुत इजीली क्वेश्चन मिलेगा भी, बट ये कंसेप्ट समझाने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। अज्यूम करिए एक प्लैनेट ऐसे इलिप्टिकल पाथ में है, ये पेरीहिलियन क्लोजेस्ट पॉइंट है, ये अपोजी फार्देस्ट पॉइंट है, और लेट्स से दो पॉइंट मैंने डी और सी डिटरमिन किए एंड लेट्स से दिस इज द लोकेशन ऑफ द सन। अभी मैं मान के चल रहा हूँ लेट्स से इसका कंप्लीट एरिया एलिप्स का जो भी है मैंने ड्राइंग ऐसे की है कि ये और ये चारों क्वार्टर्स का एरिया एग्जैक्टली सेम है। मेरी ड्राइंग यही सजेस्ट कर रही है कि ये जितना एरिया, ये भी इतना है, ये भी इतना है, ये भी इतना है, और ये प्लैनेट इस तरीके से मूव कर रहा है। अब पहला स्टाइल ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है, आपसे ये कमेंट करवाया जाता है कि भाई जस्ट कंपेयर, आप देखिए प्लैनेट को बी से सी जाने में वाया पी, मतलब अगर प्लैनेट बी पे है, बी से धीरे धीरे ऐसे मूव करता हुआ वाई पी से होता हुआ सी तक जा रहा है, यहां से यहां तक का टाइम, ऐसे ही द टाइम इट टेक्स टू अगेन गो फ्रॉम सी टू बी वाया ए। आराम से देखिए, यहां पे था यहां से घूम के यहां जाने में टाइम, और यहां से वापस घूम के बी तक जाने में टाइम, ये टाइम है, ये टाइम है। तो आपको ये बताना है कि यहां से यहां मूव करने का टाइम और यहां से यहां मूव करने का टाइम, दोनों टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। अब आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार सोचिएगा, यहां पे मुझे इक्वालिटी साइन लगाने चाहिए, या इधर ग्रेटर देन साइन लगाना चाहिए, या इधर ग्रेटर देन साइन लगाना चाहिए। आपको ये चेक करना है इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है, या एक टाइम बड़ा है या एक टाइम छोटा है। आप 2 मिनट का पॉज दीजिए एंड ट्राई टू थिंक कीपिंग द लॉ ऑफ एरियाज इन योर माइंड। सो होपफुली आपने सोचा होगा। तो देखिए सबसे पहला थॉट यही आता है कि सर आपने बहुत प्यार से बोला था ये एरिया सेम है, तो बी से पी से सी जाना मतलब ये और ये एरिया कवर करना, सी से बी इधर से जाना मतलब ये 2 एरिया कवर करना। तो माइंड में यही थॉट आता है कि सर यहाँ पे ये आधा हाफ कवर किया, यहाँ पे ये आधा हाफ कवर किया, दैट मीन्स एरियाज आर सेम। और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान दिया कि अगर एरिया सेम है तो टाइम भी सेम होना चाहिए। सो द आंसर शुड बी इट इज इक्वल। अगर आपका ये थॉट प्रोसेस रहता है जो मोस्टली स्टूडेंट्स का रहता है, तो इसका मतलब आपने उस लॉ को बिल्कुल भी ढंग से गौर नहीं किया। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, वापस से देखिए उस लॉ को, जो स्टेटमेंट अपन ने लिखा था, अपने कहा था द लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट। तो मुझे ये पूरे एरिया कहीं से भी ऐसे नहीं देखना, मुझे देखना है सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो अगर ये बी पे था, बी से जब ये सी पे आएगा तो ये लाइन इस तरह से मूव करती 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 यहां आएगी, यहां तक। ढंग से देखिए, दैट मीन्स बी से सी वाया पी आने में ये पार्ट ऑफ एरिया कवर हो रहा है। अगर देखें दिस एरिया, ये एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। और यही जब वापस ये सी से बी जा रहा है तो अब आपको दिख रहा है ये लाइन सन से इसको ज्वाइन कर रही है, ये इस तरीके से मूव करती हुई जाएगी, तो डेफिनेटली इस बार ये वाला एरिया कवर हो रहा है। तो अब देखिए, एक तो मैंने लाइन वाला एरिया दिखाया है, एक ये मैंने शेडेड एरिया दिखाया है। अब आपको आंसर शायद मेरे को भी बताने की जरूरत नहीं रहेगी, क्लियर कट आपको दिख रहा है
बी से सी वाया पी आने में डेफिनेटली एरिया कम कवर हुआ है, सी से बी वाया ए जाने में एरिया हाफ से ज्यादा कवर हुआ है. दैट मीन्स द सेकेंड जर्नी दैट इज सी टू ए टू बी दैट इज गोइंग टू टेक more time as compared to the journey from B to P to C. और अगर आपको एरियाज के रेशियो गिवन हो यहाँ पे ट्राइंगल्स वगैरह के, लेट्स अज्यूम मैं बोलता अगर ये एरिया माना x है और ये एरिया माना अगर 2x है, तब तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था ये जितना टाइम है डेफिनेटली वो टाइम उसका डबल होगा. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो यहाँ पूछी जाती है, जिसमें नॉर्मली गलती लोग कर देते हैं बट आपको अब नहीं करनी है. नाउ जो अभी आपको सिखाया उसी पे अब एक इजियर पार्ट. नेक्स्ट टाइम अब मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं कि जस्ट थिंक ऑफ द जर्नी, द टाइम इट टेक्स टू गो फ्रॉम ए टू पी वाया बी एंड द टाइम इट टेक्स टू गो फ्रॉम ए से पी जाना वाया बी एंड टाइम इट गोज टेक्स टू गो फ्रॉम पी टू ए वाया सी. अब वापस से मुझे इन दोनों जर्नीज के लिए वीडियो पॉज करिए और बताइए क्या रिलेशन होगा. आई होप इस बार आप सबने सही किया होगा. देखिए ए टू पी वाया बी, जब ये यहां पे जा रहा है तो अब देखिए ये यहां पे था और यहां से रेडियस वेक्टर फाइनली इधर जाएगा. तो पहले पार्ट में द अपर हाफ ऑफ द एरिया इज कवर्ड, सेकेंड पार्ट में द लोअर हाफ ऑफ द एरिया इज कवर्ड. इसका मतलब यहाँ एक्चुअली इक्वल एरियाज ही कवर हो रहे हैं दोनों टाइम में. इसका मतलब दीज टाइम्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सेम. तो ये एक जनरल प्रोफाइल से यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह से रहते हैं, तो बी केयरफुल. बस याद रखिएगा एरिया कौन सा लेना है, स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर कनेक्टिंग और द लाइन जॉइनिंग द स्टार टू द प्लैनेट. Now how to derive this law of areas based on conservation of angular momentum, वो पॉइंट अपन यहाँ पे देखते हैं. तो देखिए जनरली पढ़ा एक चीज मैं आपको समझाऊं, आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा था तो आपने देखा था किसी भी सिस्टम पे यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वी कैन से द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. सिमिलर स्टाइल में इफ यू कैन प्रूव दैट द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन यू कैन से द एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व्ड. जैसे फोर्स जीरो से मोमेंटम कंजर्वेशन आता है वैसे ही टॉर्क जीरो से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आता है. और उसका टर्म आपने पढ़ा था पार्टिकल के लिए, वो जनरली एमवीआर फॉर्म अपने बोर्ड मॉडल वगैरह के वक्त भी आपने देखा था, एमवीआर इक्वल्स टू NH/2π. तो उसी को अपन देखेंगे. सो लेट्स अज्यूम कि कोई प्लैनेट है वो भी इस पॉइंट पे है और सन के चारों तरफ परिक्रमा ऐसे कर रहा है. तो माना इस वक्त सन से इस प्लैनेट की लोकेशन को ज्वाइन करने वाला पोजिशन वेक्टर लेट से डिनोट किया मैंने वेक्टर आर. अब इस मोमेंट पे लेट से मैं मानूं इसकी वेलोसिटी अभी इस तरफ है कर्व के, लेट्स कॉल इट v. ये v वेलोसिटी इधर होगी. तो मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि लेट्स से कंसिडर वेरी इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटा सा टाइम ड्यूरेशन अपन लें इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल. अब स्मॉल टाइम इंटरवल अगर आपने बोला है, लेट्स से स्मॉल टाइम इंटरवल बोलते हैं अपन, लेट्स कॉल इट dt. अब इस dt टाइम में आप मानोगे वेलोसिटी के चेंजेस को अपन इग्नोर कर सकते हैं. वैसे अपने को पता था यहाँ स्पीड वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, बट छोटे से ड्यूरेशन के लिए वी कैन ट्रीट दिस वेलोसिटी v टू बी कांस्टेंट. सो इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वेलोसिटी एक तरह से फिक्स माने इस ड्यूरेशन के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज v dt. तो ये वेलोसिटी इधर थी तो उसी को देखते हुए छोटे से ड्यूरेशन में मान ले इसके अलोंग ये इतना सा डिस्टेंस ये कवर अप किया. दिस डिस्टेंस ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है लेट्स कॉल इट dr. लेट्स कॉल इट dr. सो इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt तो ये कितना होगा, डिस्प्लेस कितने से होगा v से, द डिस्प्लेसमेंट dr. जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा दैट डिस्प्लेसमेंट dr, जो भी डिस्प्लेसमेंट है थोड़ा इसको और प्रॉपर्ली अगर अपन ने देख लेते हैं कि शायद आपको दिखेगा नहीं फिर ये, लेट्स कॉल इट डिस्प्लेसमेंट. So जो डिस्प्लेसमेंट dr होगा आई कैन राइट इट एज v dt. So this dr vector can be replaced as v dt और यहां से अब ये लेट्स से पोजीशन वेक्टर r plus dr ये यहाँ पे हो गया r फाइनल. तो इस छोटे से ड्यूरेशन में आप देखोगे प्लैनेट यहां से यहाँ मूव किया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको अपन ने लिखा v dt. तो क्योंकि बहुत छोटा सा ड्यूरेशन लिया आई कैन अप्रोक्सीमेट दिस एरिया कवर्ड बाय दिस लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट टू बी द ट्राइंगल. तो लगभग एक ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. अगर ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो इस ट्राइंगल का एरिया, सो एरिया स्वेप्ट आउट, एरिया स्वेप्ट dA
ये एरिया दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में अगर आपको दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर फॉर्म में पता है तो अपन ने जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तब भी समझाया था क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और कोई भी एडजेसेंट साइड्स हैं तो अपन बोलते हैं हाफ टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। सो आई कैन राइट इट एज r क्रॉस dr। एंड व्हाट इज dr? आपने ऊपर से dr जो अपन ने देखा ऊपर से, वी कैन राइट इट एज vdt। तो जैसे ही अपन इसको लिखेंगे हाफ r क्रॉस दिस इज v dt। तो क्योंकि dt स्केलर, इसको सीधे बाहर निकाल लें तो आई कैन रीराइट इट एज, इस dt को मैं इधर ले आऊं तो dA by dt दैट इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ r क्रॉस v। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ r क्रॉस v हुआ। अब लेट से मैं इसको ऊपर नीचे प्लैनेट के मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, ठीक है, आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लेट से विद mp। अब आपको एंगुलर मोमेंटम, लेट से मैं प्लैनेट का बोलूं L ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन, प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम L ही लिख दें, लेट से L ऑफ द प्लैनेट अबाउट सन, वो हमेशा आप इसी तरह से लिखते हो m r क्रॉस v। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो इट वुड बी लाइक दिस। तो अगर मैं कभी भी सन के अबाउट प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो दैट इज m r क्रॉस v। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको एक बार मैं वापस से समझाऊं, L को डिफाइन ही ऐसे करते हैं अपन, किसी पार्टिकल का L डिफाइंड होता है r क्रॉस p। जैसे आपको याद होगा टॉर्क हमेशा एक पॉइंट के एक्सिस के अबाउट होता है, ऐसे एंगुलर मोमेंटम भी इस पॉइंट के अबाउट में लिख रहा हूँ एंड आई डिफाइन इट एज इस पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर क्रॉस p व्हिच इज द लीनियर मोमेंटम व्हिच इज m into v। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। सो दिस m r क्रॉस v, और m ऊपर लिखा प्लैनेट का मास, लेट्स से mp। सो दिस mp r क्रॉस v, ये जो टर्म है ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है यहाँ पे। और वैसे भी आप देखेंगे कि ये जो पूरा जब मोशन है, प्लैनेट को कभी भी देखो आप, लेट से प्लैनेट यहाँ पे होगा तो भी उस पर फोर्स हमेशा डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द सन। प्लैनेट का फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सन है, केवल प्लैनेट सन के फोर्स से ही वो मूव कर रहा है। तो इसलिए बेसिकली अपन यहाँ पे बोल सकेंगे केवल इसी के कारण ये मूव कर रहा है। तो ये जो फोर्स है हमेशा इसका लाइन ऑफ एक्शन सन से क्रॉस कर रहा है, तो सन के अबाउट जो टॉर्क होगा द टॉर्क इज गोइंग टू बी जीरो। और टॉर्क अगर जीरो है तो जैसा मैंने कहा था टॉर्क जीरो है मतलब L इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व्ड। तो सबसे पहले जैसे ही अपन ने इसको लिखा वी कैन राइट इट एज L अपॉन 2 टाइम्स mp। और क्योंकि L अपन ने यहाँ पे बोला है कि L इज कांस्टेंट बिकॉज टॉर्क इज जीरो अबाउट दिस पॉइंट, कहीं भी मूव करें हमेशा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी पे रहेगा। और अपन मान के ही चल रहे हैं कि प्लैनेट का मोशन सोलली डिसाइडेड है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। जैसा सैटेलाइट में ले रहे हैं यहाँ भी अपन यही चीज मान के चलते हैं कि और कोई भी फोर्स नहीं है, वो सब निग्लिजिबल है, एक ही फोर्स है जो इसके मोशन को डिसाइड कर रहा है। सो दैट मीन्स वही फोर्स है, उसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जीरो है, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो व्हाट आई कैन राइट दिस dA by dt, फाइनली वी हैव गॉट दिस dA by dt इज L upon 2mp। और आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप ध्यान रख सकते हो। एंड दिस टर्म जैसा मैंने पहले भी बोला था वी कॉल इट एरियल वेलोसिटी। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस। डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट समझाने के लिए है, जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट। और जो क्वेश्चन अब आपको मैंने समझाए थे उनकी तरह के प्रोफाइल्स के क्वेश्चन को अपन कैसे यूज़ करेंगे। अब देखोगे JEE मेन एक्सरसाइज में देयर आर सम गुड क्वेश्चंस आस्क्ड इन JEE मेन बेस्ड ऑन दिस लॉ ऑफ एरियाज, उसमें लॉ ऑफ पीरियड्स भी आगे यूज होगा जो भी अपन कवर अप करेंगे।